नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका सीसीए ऑनलाइन एजुकेशन में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है, हम संस्कृत भाषा के अंदर ही संधि जो हमारा टॉपिक है वो पढ़ रहे हैं और पिछली क्लास के अंदर हमने कौन सी संधि पढ़ी थी? अयादि संधि। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पूर्वरूपी संधि और दूसरी संधि आज हम पढ़ेंगे पररूपी संधि। स्वर संधि पढ़ रहे हैं। स्वर संधि के अंदर ही आज हमारे दो टॉपिक है, एक तो पूर्व रूप और एक पररूप। ठीक है, सबसे पहले हम संधि पढ़ेंगे कौन सी? पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि के लिए हमने एक सूत्र पढ़ा था कक्षा 9 में, एंग है पदांता दति। एंग है पदांता दति। एंग है पदांता दति, ये कहता है कि पदांत में क्या हो? एंग। एंग के अंदर आएगा ए ओ ng। माहेश्वरी सूत्र हमने पढ़े थे, वहां पर आपको मैंने प्रत्यार बनाना सिखाया था कि किस प्रकार हम प्रत्यार बनाते हैं। तो यहाँ पर भी ये कह रहे हैं कि पदांत में क्या होना चाहिए? एंग होना चाहिए। एंग के अंदर कौन कौन से वर्ण आए? ए ओ ng। ग का क्या हो जाएगा? लोप। कैसे हुआ? हलंत्यम के द्वारा यहाँ इत संज्ञा हुई और तस्य लोप के द्वारा उसका क्या हो गया? लोप। अब हमारे पास कौन कौन से वर्ण बचे? ए और ओ। ठीक है, इनके बाद में अब क्या होना चाहिए? ए। इनके बाद में क्या होना चाहिए? ए। ठीक है, तो ये जो ए और ओ है इनके स्थान पे क्या हो जाएगा? पूर्व रूप। ठीक है, यानी जैसा रूप दे रखा है वैसा का वैसा ही हो जाएगा। और ये जो अ है बाद में जो अ आएगा इसका क्या हो जाएगा? अवग्रह। ठीक है, इस अ का क्या हो जाएगा? अवग्रह चिन्ह हो जाएगा। अवग्रह जो लिखते हो ना आप एस की तरह, जिसको ए उच्चारण करते हैं हम। ठीक है, तो नियम ने ये कहा, देखो समझो इसको, एंग पदांत दति ने ये कहा कि पदांत में क्या हो? एंग प्रत्यार होना चाहिए। एंग प्रत्यार में कौन कौन से? ए और ओ। ठीक है, न का क्या हो गया? लोप। इनके बाद में कौन सा वर्ण होना चाहिए? ऐश्वर होना चाहिए। तो ये जो ए और ओ हैं ये अपने जिस रूप में वहां पर है उसी रूप में रह जाएंगे, यानी पूर्व रूप हो जाएगा। और ये जो अ है इसका क्या हो जाएगा? अवग्रह चिन्ह हो जाएगा। तो आप भी उदाहरण देखें, जैसे शोधने अपि। शोधने अपि, अब इसमें क्या है? ओ है ना, उसके बाद में क्या गया? ए। तो ये ओ का तो ओ ही रह जाएगा और इस ए का क्या हो जाएगा? अवग्रह चिन्ह होगा ना, क्योंकि नियम ये कह रहा है कि ए को किस में बदल दो आप? अवग्रह चिन्ह में। तो अपना रूप क्या सिद्ध हो जाएगा? सो अपि। उच्चारण वही होगा। ठीक है, अगला उदाहरण देखो, कोधने अपि। कोधने अपि, रूप क्या बनाओगे? को अपि। ठीक है, अगला उदाहरण देखो, ते धने अंते। अब ते के अंदर क्या है? ए है ना, ए के बाद में क्या आ गया? ए। तो ए को किस में बदलेंगे? अवग्रह चिन्ह में। रूप क्या हो जाएगा अपना? ते अंते। ते अंते। अगला उदाहरण देखो, ते अपि बना दो, ते अपि। कार्य कुछ नहीं करना है, केवल ए को हमने किस में बदला है? अवग्रह चिन्ह में। ठीक है, अगला उदाहरण देखो, दीर्घे धने अहनी। दीर्घे धने अहनी, बदल दो ए को किस में? अवग्रह चिन्ह में। रूप क्या हो जाएगा? दीर्घे अहनी। अगला उदाहरण देखो, विष्णु धने अपि। विष्णु धने अपि, ओ के बाद में क्या आया? ए आया। तो ओ का तो पूर्व रूप कर दिया हमने, जैसा रूप दे रखा है वैसा ही रहने दिया। और ए को किस में बदलेंगे? अवग्रह चिन्ह में। रूप क्या सिद्ध हो गया? विष्णु अपि। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले में। उसके बाद में अगली अपनी संधि है कौन सी? अभी जो आपको बताई थी उससे पहले एक उदाहरण और लिख लो, शोधने अवदत्त। रूप क्या बना दोगे? सो अवदत्त। क्लियर है? उसके बाद में अगली अपनी संधि है
पूर्व रूप संधि, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। पूर्व रूप संधि हमने पढ़ ली है। उसके बाद में अगली अपनी संधि है पररूप संधि। पररूप संधि भी इजी है, ज्यादा कठिन कार्य कुछ नहीं है इसमें भी। पररूप संधि, यहां पर कौन सा आदेश करेंगे? पररूप, और वहां पर कौन सा कर रहे थे? पूर्व रूप, पढ़ते वही रहेगा। तो यहां पर भी सूत्र बन जाएगा एंगी परिरूपम। एंगी परिरूपम ये कहता है कि ए ओ, ठीक है। वहां पर कह रही थी कि बाद में क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। और यहां पर कह रहे हैं कि उपसर्ग, और उपसर्ग भी कैसा होना चाहिए? अकारांत, ठीक है। उपसर्ग आप जानते हो कितने होते हैं? 22। प्र, प्रा, अपे, समय, अनु, अव, निस, निर, दुसी, दूरी, वी, आंग, नी, अधि, अपि, अति, सु, उति, अभि, प्रति, परि, उप। अब इन उपसर्गों में जो अकारांत उपसर्ग है, ठीक है, कौन कौन से उपसर्ग? अकारांत, यानी जिनके अंत में क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। और अकारांत उपसर्गों के बाद में कैसी धातु आए? या तो वो ए से प्रारंभ हो या फिर ओ से प्रारंभ हो। अकारांत उपसर्ग के बाद में ए और ओ से प्रारंभ होने वाली यदि कोई धातु आती है तो वहां पर क्या हो जाएगा? पररूप एकादेश हो जाएगा। यानी अकारांत उपसर्ग के बाद में कैसी धातु आए? ए और ओ से प्रारंभ होने वाली धातु, ठीक है। ए और ओ से कैसी धातु आए? ए और ओ से वो क्या हो? प्रारंभ हो। तो वहां पर कौन सा कार्य करेंगे हम? पररूप एकादेश। क्लियर है? जैसे उदाहरण हम देखें, उपि धने औषधि, उपधने औषधि। अब अकारांत है ना, उपि है ना इसमें, उसके बाद में क्या है? ओ। तो यहां पर कहा कि हमें यहां कौन सा कार्य करना है? पररूप कार्य करना है, यानी इनको मिलाना है। कुल मिलाकर के हमें कुछ नहीं करना है, वर्णों को नहीं निकालना है कहीं से भी, केवल हमें इन वर्णों को मिलाना है। एक के होते हुए भी हमें यहाँ कौन सा कार्य करना है? पररूप कार्य करना है। तो रूप क्या बन जाएगा? उपोषिति, उपधन औषधि, उपोषिति। अगला उदाहरण देखो, प्रधन एजते, क्या बन जाएगा? प्रेजते, प्रधन एजते, प्रेजते। क्लियर है? इसी संधि के अंदर अपना एक वार्तिक आता है, बहुत इंपॉर्टेंट वार्तिक है, सकंदवा दिशु पररूपम वाच्यम। सकंदवादिषु पररूपम वाच्यम। अब सकंदवादिषु पररूपम वाच्यम क्या कहता है कि सकंदवा, सकंदवादी गण में पठित शब्दों में टी भाग का लोप होकर पररूपी हो जाता है। कौन सा कार्य होगा? पररूप कार्य होगा। कौन से गण में? सकंदवादी गण में जो पठित शब्द हैं उन शब्दों के अंदर किसका लोप होगा? टी का लोप होगा। और टी का लोप करने के बाद में हम कौन सा कार्य करेंगे? पररूप कार्य। अब हमारे पास एक नया शब्द है यहाँ पर टी, ठीक है। अब ये टी का जो लोप है वो हमें आना चाहिए। ये टी क्या है? ये चाय पीने वाली टी नहीं है। कहीं आप ये सोचने लग जाओ कि हम ये जो सुबह सुबह चाय पीते हैं ना, ये वाली टी बता रहे हैं सर, ये वाली नहीं है। तो इसके लिए हम यहाँ उदाहरण समझेंगे। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है सकंदवादिषु पररूपम वाच्यम। अब सकंदवादिषु पररूपम वाच्यम ये कहता है कि सकंदवादी गण में जो पठित शब्द हैं कौन कौन से? सकंदु, करकंदु, कुल्टा, मनीषा, पतंजलि, हलीसा, लांगलीसा। तो इन शब्दों के अंदर किसका लोप होगा? टी का। अब ये टी का लोप क्या कहलाता है? टी लोप को आप समझे अंतिम स्वर, ठीक है। क्या पदांत में क्या हो? अंतिम स्वर, और उसके बाद में कोई हलंत व्यंजन वर्ण है, ठीक है। क्या होना चाहिए? कोई भी हलंत व्यंजन वर्ण है
तो अंतिम स्वर सहित उस व्यंजन वर्ण का भी क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। और यही लोप कौन सा लोप कहलाता है, टी लोप। इसके लिए एक सूत्र लिखा है ग्रंथकार ने, अचो अंत्यादि टी। ठीक है, सूत्र कौन सा लिखा, अचो अंत्यादि टी। अचो अंत्यादि टी ये कहता है कि अंतिम स्वर सहित जो व्यंजन समुदाय है उस व्यंजन समुदाय का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। यानी पदांत में क्या हो, अंतिम स्वर आपको कहां से लेना है, अंतिम स्वर से। उसके बाद में यदि कोई व्यंजन हलंत वर्ण है तो उसका भी क्या हो जाएगा, लोप। और यह लोप कौन सा कहलाएगा, टी लोप। जैसे मैं आपको करके दिखाऊं, यहां उदाहरण देखो आप ही, मनसी धने ईसा, मानस धने ईसा। अब देखो यहां आपको अंतिम स्वर, सबसे पहले टी का लोप करेंगे। अंतिम स्वर का है पदांत में, स में तो स्वर नहीं है क्योंकि स तो पहले से क्या है, टूटा हुआ है बेचारा, हलंत है। अब कहां जाएंगे हम, न की तरफ। अब न में क्या है, स्वर है ना, अंत में स्वर है। एक बार अलग अलग करते हैं, ऐसे नहीं समझ में आएगा। मन, न को हमने हलंत कर लिया, उसके बाद में क्या मिला, अस, उसके बाद में क्या मिला, ईसा, क्या मिला, ईसा। अब ये अंतिम स्वर सहित जो व्यंजन समुदाय है ये कौन सा भाग है, टी भाग। इस पद का कौन सा भाग हुआ, टी भाग। और इस टी भाग का हम क्या करेंगे, लोप करेंगे। क्या करेंगे, लोप करेंगे। तो अब अपनी स्थिति क्या होगी, यहां लिखते हैं हम स्थिति, मन धन ईसा। और जैसे ही रूप बनाएंगे, रूप क्या सिद्ध होगा, मनीषा। मनस धन ईसा मनीषा। क्लियर है, किस प्रकार टी का लोप होगा। यानी अंतिम जो स्वर है पदांत में, उसके बाद में यदि कोई व्यंजन वर्ण है तो उसका भी लोप हो जाएगा। और यदि कोई व्यंजन वर्ण नहीं हो तो उस अंतिम स्वर का क्या हो जाएगा, लोप। जैसे इसके लिए भी आप उदाहरण देखो, सकी धन अंधु, सक धन अंधु। देखिए ए के बाद में क्या आ रहा है, ए। स्वर्ण दीर्घ संधि होनी चाहिए थी ना, नियम के अनुसार आकाशवाणी के दीर्घ, आकाशवाणी दीर्घ के अनुसार। लेकिन सकंदवादी गण का ये शब्द है, इसीलिए यहाँ दीर्घ संधि नहीं हुई। तो यहाँ अंतिम स्वर देखो किसमें है, क में। क में क्या है, ए है। उसके बाद में क्या है, अंधु। अब इस टी का क्या कर देंगे, लोप। ये कौन सा भाग है, टी भाग है। और टी का क्या करेंगे, लोप करेंगे। और जैसे ही आप यहाँ टी का लोप करोगे, अपना रूप क्या सिद्ध हो जाएगा, शकंदुहु। शकदन अंधुहु शकंदुहु। क्लियर है। उसके बाद में अगला उदाहरण देखो, कुली धने अटा। कुल धने अटा बना दो। टी का लोप कहां से करेंगे, ल से। ल में क्या है, ए ना, और ए का लोप कर देंगे। तो ए का लोप करते ही आगे वाला ए इसमें आ जाएगा, रूप क्या बन जाएगा, कुल्टा। कुल धन अटा कुल्टा। उसके बाद में देखो पतंजलि, पतत धन अंजलि। यहां लिख रहा हूं मैं पतंजलि। पतति धन अंजलि बनाओ। टीका लोप कहां से करोगे, तय के अंदर है ना, उसके बाद में तय तो हलंत पहले से ही। तो पति धन अति धन अंजलि। ठीक है ना। अब क्या करना है, अत का ये टी भाग हो गया ना, तो टी क्या करेंगे, लोप करेंगे। अब अपनी स्थिति क्या होगी, पति धन अंजलि। और जैसे ही यहां वर्ण संयोग करेंगे, रूप क्या सिद्ध हो जाएगा, पतंजलि ही। पतत धन अंजलि पतंजलि ही। क्लियर है। तो ये पतंजलि भी कहां का शब्द है, सकंदवादी गण का। ठीक है। उसके बाद में अगला उदाहरण बनाओ, हलीसा। हलस धन ईसा। जैसे हमने मनीषा बनाया था ना, उसी तरह क्या बन जाएगा, हलीसा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो सकंदवादी गण के शब्द है कौन कौन से, सकंदु, करकंदु। करकंदु भी बनाओ, करक धन अंधु, करक धन अंधु। रूप क्या बन जाएगा, करकंदुहु। तो इन शब्दों के अंदर जो टी भाग है
उस टी भाग का लोप होने के बाद में जो बाद वाला जो वर्ण आ रहा है, जो शब्द आ रहे हैं, वो ऐसे के वैसे जुड़ जाएंगे। तो पररूप संधि ने ये कहा एंगे पररूपम, एंगे पररूपम ने ये कहा कि अकारांत उपसर्ग के बाद में क्या होनी चाहिए, ए और ओ से प्रारंभ होने वाली धातुएं हो, तो वहां पर कौन सा आदेश करेंगे, पररूप आदेश। उसके बाद में हमने नियम पढ़ा, इसके भी उदाहरण देखिए, हमने उपधन औषधि रूप क्या बनाया, उपौषधि। उसके बाद में हमने उदाहरण बनाया प्रधन एजते रूप क्या बना, प्रेजते। उसके बाद में हमने नियम पढ़ा शकंदवादिषु पररूपम वाच्यम, शकंदवादिषु पररूपम वाच्यम ने ये कहा कि जो शकंदवादी गण में पठित शब्द हैं कौन कौन से, शकंदु, करकंदु, कुल्टा, मनीषा, हलिसा, लांगलिसा, इन शब्दों के अंदर जो टी भाग है, टी भाग को हमने जाना कि टी क्या कहलाता है, अंतिम जो स्वर है पदांत के अंदर, जो पहला जो पद है ना, उस पहले शब्द के अंदर जो पदांत है उसके अंदर जो अंतिम स्वर है, और उसके बाद में यदि कोई व्यंजन वर्ण है हलंती, तो उसका भी क्या हो जाएगा, लोप। यह कौन सा लोप कहलाता है, टी लोप। इसके लिए सूत्र लिखा अचोन्त्यादि टी। जैसे हमने उदाहरण देखे, मनस धन ईसा रूप क्या बनाया हमने, मनीषा, कुल धन अटा कुल्टा। दीर्घ संधि का अपवाद है, दीर्घ संधि होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, क्योंकि ये कौन से गण का शब्द है, शकंदवादी गण का शब्द होने के कारण यह दीर्घ संधि नहीं हुई। उसके बाद में शकदनंदु रूप क्या बना, शकंदु। यहां से उदाहरण आया था अब की बार जो बीएससीआर की एग्जाम लगी थी 10th की, बीएससीआर 2020, ठीक है। उसके बाद में हलसदन ईसा रूप क्या बना, हलीसा, ठीक है। पततन अंजलि पतंजलि। क्लियर है अपनी संधि। अब जो हमारा नया टॉपिक है वो कल हम शुरू करेंगे विसर्ग संधि से। विसर्ग संधि के अंदर हमारे सिलेबस में 4 संधियां हैं, सत्व संधि, उत्व संधि और ऋत्व संधि। मुख्यतः 3 संधियों से उदाहरण आते हैं, उत्व विसर्ग संधि, ऋत्व विसर्ग संधि और सत्व विसर्ग संधि। कल की क्लास में हम शुरू करेंगे उत्व विसर्ग संधि से। विसर्ग संधि पढ़ने के बाद में हम पढ़ेंगे कौन सी, व्यंजन संधि। क्लियर है। धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों। उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। फिर भी यदि कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसके बारे में लिखें, और भी आपके कोई सुझाव हो, कोई भी आपका परामर्श हो तो आपका स्वागत है, अभिनंदन है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।